में आज हम देखने वाले हैं बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सूरत फूट, मुस्लिम लीग की स्थापना और दिल्ली दरबार के बारे में। आपको कहोगे सर बहुत सारी घटनाएं आपने ले ली। ये घटनाएं जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इसलिए मैं सारी घटनाएं एक साथ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और थोड़ा सा अब हमें जल्दी भी करना होगा क्योंकि एग्जाम्स जो है पास में ही है, 2 महीने बाद बस सिर्फ बचे हैं। अभी हमें पॉलिटी कंप्लीट करनी है, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना है ना। तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। समझाऊंगा मैं आपको फिर भी अच्छे से ही, है ना। तो हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए, पर पढ़ेंगे हम आराम से ध्यान से, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। करें उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि अभी अभी अपनी सीएससी 2023 का रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट अभी जारी हुआ है। और बहुत सारे लोग पास भी हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हुए हैं। कोई नहीं, सफलता सफलता तो जीवन का एक अंग है। पर मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है ना वो कितनी गई है इस बार। तो देखिए, ये इस बार जनरल की कट ऑफ गई है 75.41। ईडब्ल्यूएस की गई है 68, आप मान के चलो, पॉइंट को हटा दो तो। ओबीसी की गई है 74, मतलब 75 आप मान के चलिए। और एससी की गई है 60 के करीब 59, और एसटी की गई है 47। बाकी फिर ये जो है ही है। मेंस की 741 गई है, 706 गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 712 गई है। तो देखिए, ओबीसी की कट ऑफ जो है हमेशा ईडब्ल्यूएस से तो ज़्यादा ही जाती है। बहुत सारा अंतर इसमें देखिए आप, लगभग 6 मार्क्स का अंतर है ना। पेपर इस बार नो डाउट टफ था। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे कि टफ नहीं है। कुछ हमारे ग्रुप में भी थे ऐसे कि नहीं बहुत ईजी है, क्योंकि उन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। परंतु देखिए, पता लग गया ना कि बहुत टफ था। आज तक का सबसे टफ एग्ज़ाम हम इसे कह सकते हैं 2023 वाले प्रीलिम्स को। और सबसे कम आज तक की कट ऑफ भी इसमें देखी जा सकती है। तो बस ये देख लिया हमने, आगे चल लेते हैं। हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर। इससे पहले पिछले वाले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो उसमें हमने देखा था मुख्य रूप से उग्रवादियों के बारे में, है ना। हमने देखा था उग्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है 1905 के बाद में, है ना। और फिर इनके कार्य करने के ढंग क्या होते हैं, है ना। कार्य करने के ढंग जो है वो इनके क्या होते हैं, और इनके कारण जो है वो क्या क्या होते हैं उदय के पीछे। तो हमने देखा था कि नरमपंथियों की जो भिक्षाटन की राजनीति है वो उस राजनीति से ये जो है संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। बाकी बहुत सारे कारण हमने देखे थे। डिटेल में अगर आपको जानना होता है पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो लेक्चर लंबा और हो जाएगा। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। हमने कल भी देखा था कि 1905 में कर्जन जो है वो बंगाल का विभाजन कर देता है। तो वहीं से आज शुरू करते हैं बंगाल का विभाजन, और फिर उसके विरोध में शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 ईस्वी में वॉइस रॉय उस टाइम पे होता है लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक ये भारत का वॉइस रॉय रहता है ना। ये थोड़ा ये भी देखते चलिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी पूछ लेती है कि ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए सुधारों के बारे में लिखिए, या इस काल के बारे में, कालखंड के बारे में पूछ ले, तो आपको बताना पड़ सकता है उस बारे में, है ना। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन का खाका प्रस्तुत कर देते हैं। हालांकि खाका तो 1903 में ही आ जाता है ये योजना, तो कि भाई बंगाल का विभाजन हम करेंगे। इस वजह से उग्रवादी राजनीति को एक नई दिशा प्राप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि नरमपंथी जो थे वो मानते थे कि नहीं, ब्रिटिशर्स लोग सही है, वो हमारी बात मानेंगे, हम प्रार्थना पत्र भेजेंगे, हम लेख छपवाएंगे, है ना, इस प्रकार से करेंगे। पर इनकी बात वो मानने को तैयार नहीं थे। और जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो उग्रवादी राजनीति जो है वो और भी आप कहो कि बढ़ चढ़कर सामने आने लगती है। वैसे तो लॉर्ड कर्जन ने बताया था कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य हमारा है प्रशासनिक उद्देश्य। हालांकि सीधा सीधा तो ये कौन ही बताएगा कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। आज भी अगर सरकारें कुछ करती है, कुछ कानून लाती हैं, तो ऐसा ही कहती हैं देश हित में हम जो है ये सरकारें कानून ला रही है। जैसे म्यांमार में देश हित में वहाँ पर मिलिट्री का रूल ला दिया गया। इसी प्रकार से और बात बहुत सारे देशों में, बस जनता समझ नहीं पाती है। तो यही है। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का वैसे तो उद्देश्य बताया था कि भाई प्रशासनिक इसका उद्देश्य है। वही पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई देखिए, बंगाल की जो ये प्रेसिडेंसी है ये बहुत बड़ी हो गई। यहाँ पर देखिए आसाम, ईस्टर्न बंगाल, बंगाल, और यहाँ पर अगर हम आए तो सतलज नदी तक जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो बहुत बड़ा जो है ये क्षेत्र हो गया, और इसमें शासन व्यवस्था ठीक से संभाली नहीं जा पा रही है। तो अगर हम ईस्टर्न बंगाल और आसाम को अलग कर देते हैं तो यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाएगा। लेफ्टिनेंट यहाँ पर गवर्नर आ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर अलग कैडर की सिविल सर्विसेज आ जाएगी। यानी कि आईसीएस जो है वो अलग कैडर की यहाँ पर सिविल सर्विसेज भी आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से भाई अब
यहाँ पर प्रशासन करने में आसानी होगी। ये तो रहा हाथी के दांत दिखाने की। अब खाने के कौन से थे, समझ रहे ना। तो खाने के दांत इसके हुआ करते थे, यानी वास्तविक निहितार्थ क्या थे कि बंगाल में जो राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होता जा रहा था, उस मजबूत होते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कर्व करना, उसको दबाना मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कि बंगाल को अगर हम विभाजित कर दें तो यहाँ के जो नेता है वो इधर उधर बट जाएंगे, है ना। अब देखिए, हिंदू और मुस्लिम क्षेत्रों में विभाजित कर देंगे बंगाल को, और इस वजह से हमारा जो आंदोलन है वो कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर बंगाल विभाजन के दो उद्देश्य जो है वो गिनाए जा सकते हैं। एक तो मूल बंगाली जो लोग हैं, उन मूल बंगालियों को बंगाल में ही अल्पसंख्यक बना देना, है ना। मूल बंगाली जो बंगाली भाषा बोलते हैं उनको बंगाल में ही अल्पसंख्यक बना देंगे। यानी कि अगर हम देखें तो बंगाल विभाजन के बाद में मूल बंगाल में 1,70,00,000 के आसपास बांग्ला भाषी बसते और लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा हिंदी और उड़िया भाषी वहाँ पर होते। कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर हम देखें तो ये मूल बंगाल जो है, ये अपना बंगाल, यहाँ पर हिंदू तो ज़्यादा थे, हिंदू ज़्यादा थे, परंतु यहाँ पर जो बंगाली भाषी जो हैं वो अल्पसंख्यक थे, वो यहाँ पर अल्पसंख्यक होते हैं। और जो हिंदी उड़िया और प्लस हिंदी भाषी यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर अधिक होते हैं। और यहाँ पर देखिए आप क्या हो गया, भाषाई अल्पसंख्यक बना दी गया मूल जो बंगाली हैं उनको, क्योंकि बंगाली लोग ज़्यादा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे। और जो ईस्टर्न बंगाल और आसाम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती, यहाँ पर क्या होता, मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती और हिंदू आबादी कम होती। इसलिए यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया, इन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक बनाकर रख दिया गया। इसकी वजह से क्या होगा, अब भाई अब इनके नेता जो है इधर का इधर हो जाएंगे और ये अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे, है ना। जो बंगाल का विभाजन करके ढाका को उसकी राजधानी बना दे ली है, और यहाँ जो ढाका होगी और जो ये बंगाल होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी किसकी होगी, अधिक मुस्लिमों की यहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा होगी। जो तत्कालीन गृह सचिव हुआ करते थे रिजले, इसको रिजली भी लिखा करते हैं, तो यूपीएससी में देखिए हिंदी मीडियम वालों के साथ यही होता है। हमने रिजले यहाँ पर पढ़ा, अब एग्जाम में आज रिजली दे दे तो आप कंफ्यूज जाओगे कि रिजली है कि रिजले, तो रिजली रिजले कुछ भी आए, रिजले कुछ भी दे दे। तो जो उस टाइम के गृह सचिव हुआ करते थे रिजले, और रिजली ने 1903 में ही इस योजना को घोषित कर दिया था कि भाई बंगाल का विभाजन हम करने वाले हैं। आखिरकार 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल की विभाजन की घोषणा कर दी जाती है, और 16 अक्टूबर को, यानी ये आपको डेट याद रखनी है ये वाली, 19 जुलाई 1905 को यहाँ पर घोषणा कर दी जाती है, और आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यहाँ पर इसका आप कहो कि कार्यान्वयन कर दिया जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं कि इसे लागू कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो ये डेट्स आपको याद रखना है, 19 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी जाती है और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कार्यान्वित कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है बंगाल विभाजन को। क्योंकि आजकल यूपीएससी है ना डेट्स पे बहुत फोकस कर रही है, बहुत डीप में जाके पूछ रही है, तो हो सकता है ये भी यहाँ पर पूछा जा सके, क्योंकि मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस प्रकार से डेट्स जो है वो पूछ ली जाती है। अब देखिए, इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है, और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ये याद रखना, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल में जो टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल की ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी जाती है। तो ये डेट याद रखना, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है विधिवत। कहाँ, तो ये जगह भी याद रखना, बंगाल में जो टाउन हॉल है उसकी बैठक में ये घोषणा कर दी जाती है। और इस घोषणा में क्या बातें की जाती है, क्या प्रस्ताव रखा जाता है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय यहाँ पर लिया जाता है कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार हम करेंगे। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं बहिष्कार, विदेशी कपड़े, विदेशी आपको संस्थाएं, विदेशी शिक्षा, सबका हम बहिष्कार करेंगे। और इन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने, उनके पत्र संजीवनी में ये सबसे पहले सुझाव दिया था कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए या हमें करना चाहिए। देखिए, विभाजन के दिन यानी कि 16 अक्टूबर को हुआ था ना, 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा कर दी जाती है, और 19 जुलाई 1905 ईस्वी को यहाँ पर घोषणा की जाती है और यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। तो ये जो जिस दिन लागू किया जाता है उस दिन भारत में मनाया जाता है रक्षाबंधन। यानी कि ये हिंदू मुस्लिम को यहाँ पर अंग्रेज बांटने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम जो है
यहाँ पर विभाजित हो जाएंगे और हिंदू मुस्लिम विभाजित हो जाएंगे, तो बांटो और राज करो की राजनीति के तहत हम अंग्रेज जो है वो फायदा उठा लेंगे। परंतु यहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जाता है और टैगोर जो है आमार सोनार बांग्ला नाम का नारा देते हैं। आमार सोनार बांग्ला जो है ये गीत लिखते हैं और ये गीत गुनगुनाया जाता है बड़ी बड़ी सभाओं में। आज ये आमार सोनार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान है कहाँ का? बांग्लादेश का। ये जो आमार सोनार बांग्ला है वो, है ना। और कृष्ण कुमार मित्र होते हैं, उन्होंने स्वदेशी का, और रामेंद्र त्रिपाठी ने आत्मशक्ति पर बल दिया था। कृष्ण कुमार मित्र जो है इन्होंने ही स्वदेशी का जो है पहले सुझाव दिया था। स्वदेशी आंदोलन में देखिए चार ये चीजें आपको याद रखनी है, या चार। एक तो स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी का, एक बहिष्कार का, एक राष्ट्र शिक्षा का और राष्ट्रीय उद्योग पर बल दिया गया था। भाई स्वदेशी हम अपनाएंगे और जो विदेशी वस्तुएं वगैरह हैं, विदेशी संस्थाएं, उनका बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर बल देंगे, राष्ट्रीय संस्थाओं पर बल देंगे, राष्ट्रीय उद्योग पर बल देंगे। यह सब घोषणा की जाती है यहाँ पर 1905 के टाउन हॉल की जो बैठक होती है इसके अंदर। और इसके अध्यक्ष जो है यहाँ पर 1905 ईस्वी के कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। और देखिए 1886 का जो दूसरा होता है उसके भी यही होते हैं, दूसरा अधिवेशन का। चलिए आगे चल लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यूपीएससी ने किस प्रकार से पूछा था, 2023 का ही है ये क्वेश्चन। कितना टफ सा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है। दूसरा कथन है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो देखिए अगर आपने 7 अगस्त 1905 को किया गया था, ये डेट अगर आपने याद नहीं रखी, क्योंकि नॉर्मली यूपीएससी वाले हम क्या करते हैं कि हम 1905 में ये जो है शुरू किया गया था इतना याद रख लेते हैं। मैक्स टू मैक्स अगस्त में किया गया था। सॉरी माफ कीजिएगा। मैक्स टू मैक्स हम याद रख लेते हैं कि अगस्त में किया गया था, परंतु यहाँ पर पूछ लिया गया कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। फिर क्योंकि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, एक तो ये याद रखो, साथ ही साथ ये कि भाई 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। आज हम देख के अब पढ़ के तो हम बता देंगे भाई इजी है, परंतु एग्जाम हॉल में बैठ के ये प्रेशर झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर ये देखिए खेला यहाँ का क्या खेला खेल रही है यूपीएससी। एक कथन सही है, दो कथन सही है, सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, ये सब। तो आगे चल लेते हैं। अब देखिए यहां से रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन में छात्र लोग भाग नहीं ले, इस वजह से 22 अक्टूबर 1905 को एक कार्लाइल सर्कुलर लागू किया था, जो कि बहुत कुख्यात हुआ। इस कार्लाइल सर्कुलर में क्या हुआ करता था कि इस सर्कुलर में यह था कि शैक्षिक संस्थानों को जो अनुदान दिया जाता था और जो छात्रवृत्तियां दी जाती थी उनको रोक दिया गया, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो भाग इसमें नहीं ले पाए स्वदेशी आंदोलन में। तो ये कार्लाइल सर्कुलर क्या है, यूपीएससी पूछ लेगी। कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट के बाद में, है ना, असहयोग आंदोलन के बाद में, इस प्रकार से। तो कार्लाइल सर्कुलर 1905 ईस्वी में जारी किया गया था 22 अक्टूबर को। क्यों? ताकि किस जो छात्र है वो राष्ट्रीय आंदोलन में, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, उसमें भाग नहीं ले पाए। दूसरा, स्वदेश बांधव समिति ने लगभग 89 समितियों के माध्यम से ग्रामीण विवादों को निपटाया था। 523 एग्जैक्ट हैं। और इस समिति की प्रथम स्थापना वारिसौल में की गई थी, अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। ये वाला फैक्ट आपको याद रख लेना है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। अब जब ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि यहाँ पर समितियों के माध्यम से जो है, समितियों के माध्यम से यहाँ पर आंदोलन चलाया जाता है। और ये जो समितियों के माध्यम से जो आंदोलन चलाया जा रहा था ये थे क्रांतिकारी आंदोलनकारी, क्रांतिकारी आतंकवादी हुआ करते थे, है ना। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलनकारी हुआ करते थे जो समितियों के माध्यम से चलाया करते थे, जैसे अनुशीलन समिति। और भी मैं आगे जब क्रांतिकारी आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कौन कौन सी समितियां हुआ करती थी, है ना। तो ये गुप्त रूप से समितियां काम किया करती थी और फिर ये आंदोलन चलाया करती थी। तो स्वदेश बांधव समिति ने भाई क्या कहते थे स्वदेशी में कि स्वदेशी अपनाओ, यानी संस्थाएं भी स्वदेशी होनी चाहिए, हमें नहीं जाना अंग्रेजों की अदालतों में, हम अपने न्याय पंचायतें खुद बनाएंगे और वहां पर अपने विवाद निपटाएंगे। देखिए 550 के लगभग, सॉरी 525 के लगभग जो है यहाँ पर मामले निपटाए जाते हैं स्वदेशी बांधव समिति के द्वारा। उसकी स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। उसके बाद में कृष्ण कुमार मित्र जो थे, इन्होंने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना कर ली थी। और इस सोसाइटी में ने ये घोषणा कर दी थी कि भाई जो है हम शिवाजी महोत्सव जो है उसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि
अगर हम शिवाजी महोत्सव मनाते हैं तो जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं हमारे, उनकी भावनाएं आहत होती है। क्योंकि देखिए 1886 ईस्वी में ये लागू 1886, हाँ हाँ जी, 1886 में जो है ये शिवाजी महोत्सव शुरू किया जाता है। मैंने बताया था ना, क्योंकि ये होता है राष्ट्रीय एकता के लिए, और ये सब जो है वो गर्मपंथी नेता करते हैं। तिलक जो है इसके पीछे सबसे बड़े नेता होते हैं। शिवाजी महोत्सव और गणेश गणेश महोत्सव गणेश महोत्सव जो मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी, वो यह 1883 में बनाना शुरू कर दिया जाता है। ये माफ कीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 86 है कि 96, मैं कल आपको बता दूंगा, है ना, 1 मिनट के लिए आप रहना, ये बस इस वजह से रखना। तो शिवाजी महोत्सव और जो गणेश चतुर्थी है ये मनाए जाना शुरू कर देते हैं। अब इनमें क्या है, हिंदू प्रतीकों और बिंबों का इस्तेमाल किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं हिंदुओं के। तो यहाँ पर मुस्लिम जो है थोड़ा सा कट जाता है इससे। तो इन्होंने मना कर दिया, भाई हम जो है शिवाजी महोत्सव नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ और हिंदू वाले जो राजा हैं उन्हीं का बखान कर रहे हैं, मुसलमान राजाओं का कोई बखान आप नहीं कर रहे हैं। जो मध्यकालीन भारत है उसको तो आपने भुला ही दिया है। तो कृष्ण कुमार मित्र कहते हैं भाई नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी प्रतिज्ञाओं की पद्धति को लेकर मंदिरों में प्रयोग करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे पहले व्यक्ति, कि मंदिरों में भी स्वदेशी अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन बनाया था इन्होंने, ठीक है। फिर देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन को। अगर पंजाब में देखें तो सबसे बड़ा अगर हम कहें कि समर्थन दिया था लाला लाजपत राय ने और अजीत सिंह ने, और दिल्ली में इन्होंने दिया था सैयद हैदर रजा साहब ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का बहुत बढ़ चढ़कर समर्थन किया था। लाला लाजपत राय का नाम याद रख लेना, अजीत सिंह का नाम याद रख लेना, ये पंजाब के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे दोनों के दोनों। और दिल्ली में सैयद हैदर रजा साहब ने स्वदेशी आंदोलन को खूब समर्थन दिया था। इसी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है आचार्य अरविंद घोष के द्वारा, है ना। ये अरविंद घोष, ये देखिए, ये क्रांतिकारी होते हैं, ये क्रांतिकारी नेता होते हैं, या गर्म दल के नेता भी आप इन्हें कह सकते हो, आचार्य अरविंद घोष को। ये बाद में आचार्य बन जाते हैं, है ना। तो इन्होंने शांति निकेतन की तर्ज पर, शांति निकेतन तर्ज जो है ये किनके हुआ करता था शांति निकेतन, तो रविंद्रनाथ टैगोर का। आज भी हैं शांति निकेतन। तो इस शांति निकेतन की तर्ज पर ही बंगाल नेशनल कॉलेज का गठन किया जाता है, बनाया जाता है, और उसके पहले आचार्य बनाए जाते हैं। अरविंद घोष को पहला आचार्य बनाया उनका जाता है। ये वाली चीज आपको याद रखना है। देखिए, क्योंकि बात क्या हो रही थी, स्वदेशी शिक्षा होनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए अंग्रेजी शिक्षा। तो स्वदेशी शिक्षा के लिए स्वदेशी कॉलेज तो बनाई जानी चाहिए ना। तो ये बंगाल नेशनल कॉलेज बना लिया गया स्वदेशी, और इसका आचार्य बना दिए गए प्रिंसिपल अरविंद घोष को। फिर 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी कर दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह हुआ करता था कि राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को राष्ट्रीय जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा भी देंगे। हम जो है राष्ट्रीय जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा देंगे, जो हमारे राष्ट्र जो है वो नैतिकता का निर्माण करे, हमारे मूल्यों से जुड़ी हुई शिक्षा हो, चाहे वो तकनीकी हो चाहे वो वैज्ञानिक हो। हम क्यों पश्चिमी वैज्ञानिकों को पढ़ाएं, हम आर्यभट्ट को, हैं, सुश्रुत को, चरक को, इनको क्यों ना पढ़ाएं, क्यों हम विदेशी इनको पढ़ाएं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का ही गठन कर देते हैं 1906 ईस्वी में, तो ताकि राष्ट्र से जुड़ी हुई शिक्षा जो है वो प्रदान की जा सके। फिर 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स जो है इसकी स्थापना कर दी जाती है, और इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स छात्रवृत्ति जो है वो दी जाती है सबसे पहले नंदलाल बोस को। ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था कार्लाइल सर्कुलर के माध्यम से, कि हम लोग छात्रवृत्ति वगैरह नहीं देंगे। इन्होंने कह दिया मत दो, हम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के नाम से छात्रवृत्ति बना लेंगे और वो दे देंगे। तो इन्होंने नंदलाल बोस को पहले ये छात्रवृत्ति दी, ताकि जो है वो आगे पढ़ाई कर सके। फिर PC रॉय, नील रत्न सरकार ने केमिकल उद्योग की स्थापना भी की थी, ताकि जो है ये स्वदेशी केमिकल उद्योग हुआ करते थे। उसके बाद में सतीश चंद्र मुखर्जी, अरविंद घोष ने राष्ट्रीय शिक्षा के संस्थानों में स्थापना में बहुत सहयोग किया था, और सतीश चंद्र मुखर्जी ने तो डॉन सोसाइटी नाम की एक संस्था की भी स्थापना की थी। तो ये अरविंद घोष देख लीजिए, यहाँ पर बंगाल नेशनल कॉलेज के ये आचार्य हुआ करते थे पहले। तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो बहुत सारी बनाई जाती है। आपको 2-4 इसमें से एग्जाम्पल के लिए याद रख लेना है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है मेंस क्वेश्चन, तो वहां पर आपको लिखना पड़ सकता है। इसी प्रकार से बंगाल केमिकल का आरंभ किया जाता है, हालांकि कहीं किस किताब में 1901 भी इसमें बताया जाता है। फिर स्वदेशी उद्यम के रूप में 1901 में चीनी मिट्टी की वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी कारखाना खोला जाता है, क्योंकि पहले कारखाने ये सब किसके हुआ करते थे, अंग्रेजों के हुआ करते थे।
फिर सतीश चंद्र मुखर्जी का जो भागवत चतुष्पदी हुआ करता था, जो कि 1895 में इन्होंने शुरू किया। डॉन समिति बनाई जाती है 1902 ईस्वी में। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने सारस्वत आयतन बनाया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा जो है वो दी जा सके। तो आपको शांति निकेतन और सारस्वत आयतन जो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय का, ये तो याद ही रख लेने। हाँ जी, अब चल लेते हैं। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन की हमने देख लिया कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है, और इस 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए, 1906 ईस्वी में जो माफ कीजिएगा अगर मैंने पीछे 1905 ईस्वी का अगर बताया हो, जिसकी दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो ये 1906 ईस्वी का किया जाता है। 1906 ईस्वी का जो था अधिवेशन, उसकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की जाती है। अब हम पढ़ते हैं सूरत फूट के बारे में। सूरत फूट क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर नरमपंथी वर्सेस गर्मपंथी जो है यहाँ पर अलग हो जाते हैं। दोनों यहाँ पर अलग हो जाते हैं, खूब इनमें घमासान मच जाता है। हुआ क्या था जो उग्रवादी लोग या जो गर्मपंथी जो थे, धड़े के जो भी नेता थे, वो ये चाहते थे कि कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में जो भी प्रस्ताव पारित किए थे, उन प्रस्तावों पर ही कांग्रेस अडिग रहे और आगे उन प्रस्तावों पर ही जो है कार्रवाई की जाए, है ना। 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने उस दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में उस कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव क्या पारित हुए थे भाई? स्वदेशी के प्रस्ताव पारित किए गए थे, बहिष्कार के, राष्ट्रीय शिक्षा के, इन सब चीज़ों के जो है प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये उग्रवादी लोग ये चाहते थे कि भाई अभी भी कांग्रेस उन प्रस्तावों पर टिकी रहे, है ना। परंतु जो नरमपंथ के नेता थे वो चाहते थे कि जो है हम वही स्मृति पत्र वगैरह भेजें, और इस प्रकार के काम है वो चाहती थी। और 1906 में कांग्रेस ये कह लेती है कि भाई इन सब से कुछ होने वाला नहीं है, और हम सब सर्वसम्मति से कहते हैं कि बंगाल विभाजन का विरोध हम कर रहे हैं, परंतु उस आंदोलन को हम बंगाल से बाहर भी लेके जाएंगे, और बाहर में जो है बंगाल के बाहर भी बहिष्कार आंदोलन शुरू किया जाएगा, और वह न्याय संगत माना जाएगा। ये 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में बात की जाती है। परंतु 1907 में जो है बाल गंगाधर तिलक को यह पता लगता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ये नरमपंथ के नेता हुआ करते थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी के राजनीतिक गुरु जो है यही है गोपाल कृष्ण गोखले। परंतु तिलक को पता लगता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ये करने वाले हैं कि 1906 में जो हमने प्रस्ताव पारित करवाए थे सर्वसम्मति से, उनको ये हटाने वाले हैं, है ना, ये उनको हटाने वाले हैं, इनको ये पता लग जाता है। तो ये 23 दिसंबर 1907 को सूरत अधिवेशन में ये कहते हैं कि हम कांग्रेस में कोई फूट डालने यहाँ पर नहीं आए हैं, पर हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी बात पर अडिग रहे, डटी रहे, जो 1906 में कही गई थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। और हम कांग्रेस को समय के साथ देखना चाहते हैं, भाई कांग्रेस समय के साथ चले, अब वो नरमपंथी वाला काम नहीं रह गया, अब हम सिर्फ लेख छपवाने के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस सब लोगों की संस्था है और उसमें जनता की आवाज मुख्य होनी चाहिए, है ना। नरमपंथियों की नीति विनाशकारी है और मैं नहीं चाहता कि आप इस पर चले, हम चाहते हैं कि हम सब जो है वो आगे बढ़े। ये बाल गंगाधर तिलक जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में कहते हैं, क्योंकि उनको भनक लग जाती है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1906 में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उनको हटाने वाले हैं। देखिए, सूरत अधिवेशन के समय कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एजेंडा है, कौन सा एजेंडा है जिसपे बहस की जाएगी, ये पहले प्रतिनिधियों को दिया ही नहीं गया, है ना। पर तिलक को ये पता लग जाता है कि गोखले जो है वो क्या करने वाले हैं, इसलिए ये उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब जो नरमपंथी होते हैं वो इधर से रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर देते हैं कि रास बिहारी घोष जो है वो हमारे अध्यक्ष होने चाहिए, और जो गर्मपंथी है वो गर्मपंथी तिलक को खड़ा करते हैं, भाई तिलक जो है हमारे नेता होना चाहिए। परंतु तिलक जो है अच्छे आदमी थे, तिलक ने कह दिया कि भाई अगर रास बिहारी घोष खड़े हो रहे हैं, हम इनके बड़ा सम्मान करते हैं इनका, और अगर ये खड़े हो रहे हैं तो हम बैठ जाएंगे, हम जो है इनका ही समर्थन करेंगे, हम जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़े नहीं होंगे। तो रास बिहारी घोष को बाद में अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो जब रास बिहारी घोष वहां पर भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, तो तिलक जो है वो जबरदस्ती मंच पर चढ़ आते हैं, और वो
अध्यक्ष को कहते हैं कि भाई हम कुछ कहने की अनुमति चाहते हैं। अध्यक्ष उनको मना कर देते हैं कि ये तिलक साहब है, ये भड़के हुए आदमी हैं और ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल जाएंगे, अंग्रेज अंग्रेज यहीं खड़े हैं, फिर लट बजेंगे हम पे और कहीं उल्टा सीधा काम ना हो जाए। तो ये कहते हैं भाई आप जो है अभी बात नहीं कर सकते, बाद में आप बोलना, सभा के कुछ नियम होते हैं ऐसा। तिलक साहब को गुस्सा आ गया, जब इनको नहीं बोलने दिया गया तो फिर वहां पर मार पिटाई थोड़ी सी हो जाती है। थोड़ी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए इस प्रकार से कुर्सियाँ, चप्पल, जूते, लठ वहाँ पर चलने लग जाते हैं और गर्म दल वाले नरम दल वालों को खूब पीटते हैं और नरम दल गर्म दल वालों के बीच में लठ वहाँ पर बजते हैं, खूब मार पिटाई वहाँ पर होती है। तिलक को हालांकि बाद में मनाने की कोशिश की जाती है कि देखिए मार पिटाई जो हो गई, आपको 2 चोट लग गई, 2 4 हमें भी लगी है, आ, देख लेते हैं, बैठ लेते हैं, थोड़ा ठंडा पानी पिलाया गया, मगर तिलक साहब वहाँ पर माने नहीं और इस प्रकार से अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया। और यही जो है इसे ही कहा जाता है सूरत फूट इसे ही कहा जाता है, क्योंकि अब नरमपंथी वर्सेस गर्मपंथी हो गए। ये कि भाई हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे, हम आपके विचारों से सहमत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये हालांकि बड़ी दुखद घटना ही थी। बाद में एनी बेसेंट जो है ये भी कहती हैं कि भाई ये सबसे बड़ी दुखद घटना है कांग्रेस के इतिहास में, और बिल्कुल है, ये लाठी जूते चलना ये दुखद घटना ही है और क्या है। अब जो नरम दल के नेतृत्व हुआ करते थे उसमें गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे, और जो गरम पंथ है उसमें तिलक होते थे, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल हुआ करते थे। ये सब मारने काटने की बात होती थी इनके सामने, सीधा प्यार से मानने वाले, ये बात मतलब प्यार से बात करने वाले लोगों में से ये नहीं हुआ करते थे। इनको पता था कि अंग्रेज लातों के भूत है, बातों से ये नहीं मानेंगे। इस प्रकार से सूरत फूट जो है 1907 में हो जाती है, परंतु लास्ट में 1916 ईस्वी में गांधी जी के आगमन के बाद में इनमें वापस से परस्पर विलय होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में फिर से दोनों दल जो है वो एक साथ मिलते हैं कि भाई कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, हम दोनों के उद्देश्य तो एक ही है, अंग्रेजों से देश को आज़ाद करवाना। आपके थोड़े तरीके अलग हैं, हमारे थोड़े तरीके अलग हैं। गांधी जी इनको थोड़ी ज्ञान की बात बताते हैं कि भाई साधन और साध्य की पवित्रता होनी चाहिए, इस प्रकार की थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं तो थोड़ा इनके समझ में आ जाता है। फिर एनी बेसेंट के प्रयासों से भी एक हो जाता है कि भाई लखनऊ पैक्ट में दोनों वापस से एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्वदेशी आंदोलन के से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2014 की यूपीएससी प्रीलिम्स में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो कौन सा हुआ करता था? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा हुआ करता था? एक ऑप्शन कहाँ गया, खा गई, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आएगा? स्वदेशी आंदोलन 1906 के बाद में। तो देखिए इस प्रकार से कनेक्शन भी आपको समझ में आना चाहिए कि सूरत फूट जो है वो हुई क्यों थी। हुई तो इसीलिए तो थी कि 1906 में जो प्रस्ताव पारित किया गया था स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड, उन्हीं प्रस्तावों पर कांग्रेस टिकी रहे, मगर वहां पर टिकी नहीं रही तो लट बच गए दोनों में, इसलिए फूट उत्पन्न हो जाती है। तो क्यों हुई थी, तो ये कारण भी इस प्रकार से पता होना चाहिए, थोड़ा सा विश्लेषण आपको करना आना चाहिए। पर आजकल देखिए इतने सीधे सीधे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती, आजकल तो वो पूछती है 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है ना, और इसी दिन वो शुरू किया गया था, तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी की सही व्याख्या करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, सूरत फूट होगी। अब हम देख लेते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, परंतु कांग्रेस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये राष्ट्रवाद के चक्कर में और इसमें जो गर्मपंथी नेता थे उनके कहने के अनुसार बातें बहुत सारी हो जाती है। भारतीय बिंबों का, प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रवाद के लिए, भारतीयों को एकजुट करने के लिए। जैसे गाय का प्रतिबिंब का इस्तेमाल किया जाता है, गाय के प्रतीक का। फिर गाय जो है वो पूरे भारत को एकजुट कर देगी धर्म के नाम पर। शिवाजी महोत्सव मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस प्रकार से तमाम जो है वो वहाँ पर हम कहें कि उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं और बिंबों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर दुर्भाग्य से ये सब जो है किसी एक धर्म से जुड़े हुए थे, एक पंथ से ये जुड़े हुए थे जो कि था हिंदू धर्म, है ना। और जो अतीत के गौरव की बात की जाती थी, अतीत के गौरव की जो बात की जाती थी उसमें जो है वैदिक काल की बात की जाती थी, प्राचीन भारत की बात की जाती थी। परंतु मध्य काल में जो मुस्लिम शासन हुआ करता था उस मुस्लिम शासन को यहाँ पर एकदम अनदेखा कर दिया जाता है ना, उसको एकदम अनदेखा कर दिया जाता है। इसलिए मुस्लिम थोड़े जो है इस राष्ट्रीय राजनीति से कट जाते हैं। और बाद में मैं आपको बताऊं कि हमने देखा था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद क्या कहते हैं, भाई कांग्रेस के साथ मत रहो, कांग्रेस के साथ गए तो फायदा कांग्रेस का होगा, नुकसान हमारा होगा, क्योंकि ज़्यादातर कौन है, बहुसंख्यक लोग हैं हिंदू, और हिंदू हैं तो फायदा हिंदुओं को हो जाएगा। अगर
चुनाव का अधिकार भी दिया जाता है, क्योंकि यही सब चुन के आएंगे, हम तो अल्पसंख्यक है, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हम लोगों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, ताकि अंग्रेज जो है हम पर दया करके कुछ पद हमें भी दे दें, है ना। इस प्रकार से तो मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम जनता है, मुस्लिम समाज है, वो इस राष्ट्रवादी आंदोलन से शुरू से ही थोड़ा सा कटने लगता है। इसमें मुस्लिमों को भी गलती पूरी नहीं होती है, क्योंकि जो काम यहाँ पर किए जा रहे थे, जिन बिंबो प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को एकजुट करने के लिए, जाने अनजाने में वो सब चीज़ें जो है वो मुस्लिमों को अलग कर देती है। साथ ही साथ इसमें निचली जाति के हिंदू होते हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं था, तो वो भी थोड़े अलग इसमें कटे हुए हो जाते हैं। अब मुसलमानों के लिए कोई एक ऐसी संस्था नहीं थी कि जो अ, अंग्रेजों से समझौता कर पाए। जैसे हिंदुओं का तो ये लोग सब कहते हैं भाई, हिंदुओं का ये पूरा संगठन है कांग्रेस, तो हिंदू लोग तो कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेजों से समझौता कर सकते थे बैठ के करके, या उनसे वाद विवाद करके, परंतु मुस्लिमों की ऐसी कोई संस्था नहीं हुआ करती थी। तो 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह होते हैं, उनके प्रतिनिधित्व उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है डेलीगेट जाता है, और डेलीगेशन वाइस राय से मिलता है। और 1906 में भारत के वाइस राय कौन रहते हैं? मिंटो। 1906 में 1900 आपको कि 1905 से लेकर 10 तक जो है वो रहते हैं लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसरॉय रहते हैं। तो लॉर्ड मिंटो के पास जाया जाता है कि महाराज देखिए, हिंदुओं के पास तो जो है अपना संगठन है, और वो तो बातें भी कर लेते हैं, संगठन भी कर लेते हैं, अधिवेशन भी कर लेते हैं, अपनी मांगे भी रख लेते हैं। साहब, हमारे पास ऐसा कोई संगठन नहीं है, और हमारी भी गौरवशाली परंपरा रही है। आप मध्यकालीन भारत उठा के देखिए, हमारे भी 1000 साल तक हमने भी शासन किया है यहाँ पर। तो 500-600 साल, 1000 साल तो नहीं बिल्कुल, है ना। यानी कि 1000-1000 के आसपास शुरू होता है, 1092 में, 1192 में शुरू होता, माफ़ कीजिएगा। और वहाँ से लेकर हम देखें तो बाद में 1857 तक तो होता ही है, यानी 800 700 800 साल तक का तो हमारे भी गौरवशाली इतिहास रहा है। तो हमें भी जो है राजनीति में थोड़ी भागीदारी आपको देनी देनी चाहिए, और हिंदुओं से ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा शासन तो अभी अभी समाप्त किया है आपने। तो वायसराय इनको कहते हैं कि एक काम करो, आप भी कोई एक सभा बना लो, जैसे कांग्रेस ने बना लिया। तो उस टाइम पे मुस्लिम एजुकेशनल कांग्रेस नाम की एक सभा हुआ करती थी मुस्लिमों की। तो इन्होंने कहा एक काम करो, ये जो मुस्लिम एजुकेशनल कांग्रेस है ना, इसी का नाम बदलकर मुस्लिम लीग रख दो, ताकि थोड़ा नाम भी इसमें आएगा मुस्लिम लीग, और मुस्लिम जनता जो है आपसे इसमें मिलजुल कर काम करने लग जाएगी। तो इस प्रकार से 1906 में ढाका में इसका मुस्लिम एजुकेशन कांग्रेस की सभा का वहाँ पर चल रहा होता है अधिवेशन, और उसी में इसका नाम बदलकर मुस्लिम लीग कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, 1906 और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में यहाँ पर कर दी जाती है। और इसका पुराना जो संगठन था वो था मुस्लिम एजुकेशनल कांग्रेस, है ना। ठीक है। अब देखिए, इस सभा में वहाँ का ढाका का नवाब सलीमुल्लाह हुआ करते थे, मोहसिन उल मुल्क हुआ करते थे, आगा खां हुआ करते थे, वकार उल मुल्क वहाँ पर हुआ करते थे, उपस्थित वहाँ थे। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में ढाका के नवाब को चुना जाता है, सलीमुल्लाह को, क्योंकि भाई नवाब है तो इन्हीं को चुना जाएगा सबसे पहले। तो फिर अध्यक्षता की थी वकारुल मुल्क ने इसकी, ये थोड़ा सा याद रख लेना है। 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है आगा खान को। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना, वो मुस्लिम लीग के बहुत बड़े आप कहो कि नेता उभर कर सामने आते हैं। 1908 में अलीगढ़ अधिवेशन में पहली बार 40 सदस्य केंद्र समिति की स्थापना भी इसमें की गई थी। तो ये आपको याद रख लेना है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी जाती है। किसकी स्थापना कर दी जाती है? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है, मुस्लिम एजुकेशनल कांग्रेस को का नाम बदलकर, है ना। नवाब का जो नवाब हुआ करते थे ढाका के सलीमुल्लाह, उनके नेतृत्व में ये सब कार्य कर दिया जाता है। फिर इसके उद्देश्य क्या हुआ करते थे? भाई, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में मैंने पहले बताया, मुसलमान जो है वो तो आंखों में चुभा करते थे अंग्रेजों के, इन लोगों ने कराया जो कराया, है ना। तो भाई ये दिखाने के लिए कि भाई हम आज भी आपके प्रति निष्ठापूर्ण हैं अंग्रेजों के प्रति, साथ ही साथ मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार जो है उनकी रक्षा हो सके और उनका विस्तार हो सके, और अन्य संप्रदाय के साथ कोई कटुता हो तो उसको भी रोकना इसका उद्देश्य हुआ करता था। देखिए, इस प्रकार का उद्देश्य आपको लगेगा नहीं, पर इसका उद्देश्य ये था कि अन्य संप्रदाय के साथ कटुता को रोका जाए। साथ ही साथ 1908 ईस्वी में के अधिवेशन में, जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, उसमें औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग ने मांग रखी कि हमारा पृथक निर्वाचन
होना चाहिए। और ब्रिटिश सरकार ने फिर 1919 में जो पार्लियामेंट सुधार हुए थे उनमें इस मांग को मान भी लिया गया था। अब आप कहोगे सर ये पृथक चुनाव हुआ, क्या क्या चुनाव हुआ करते थे? देखिए, ये पूरी जनता है 100, है ना, इसमें मान लीजिए कि 20 ये मुस्लिम है और ये फिर बच के 80 हिंदू। तो ये अगर यहाँ पर एक आप कहो कि चुनाव अगर हो तो जीतेगा कौन? पक्का पता है कि भाई हिंदू ही जीतेगा। परंतु यहाँ पर ऐसा कर दिया जाए, प्रथम निर्वाचन का मतलब ये हो गया कि मुस्लिमों जो है, मुस्लिम आदमी वो मुस्लिम को ही वोट देंगे, या मुस्लिमों का नेता मुस्लिम ही होगा। तो अब देखिए, अब मुस्लिम आदमी चुन के आएगा कि नहीं आएगा, चाहे वो 20 हो कि 50 हो, क्योंकि मुस्लिम किसको वोट देंगे? मुस्लिम को वोट देंगे। और मुस्लिमों का नेता जो है वो मुस्लिम ही हो सकता है, हिंदू नहीं हो सकता। ये होता था पृथक निर्वाचक आयोग। ये तो पृथक निर्वाचक जो मंडल बना दिया जाता है। 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार है, इनमें फिर इस मांग को स्वीकार भी कर लिया जाता है। ये पार्लियामेंट सुधार के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, राजद्रोह का अधिनियम ला दिया जाता है, क्योंकि 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, आपको बताऊं कि इस टाइम पे क्रांतिकारी आंदोलन भी जो है, क्रांतिकारी आंदोलन भी खूब बढ़ चढ़कर चल रहा था। लोगों को खूब मारा जा रहा था। यहाँ पर रैंड को मार दिया जाता है, जो प्लेग आयुक्त होता है, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार दिया जाता है। तो क्रांतिकारी आतंकवाद खूब फैला हुआ रहता है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर राजद्रोह अधिनियम लाया जाता है ना। क्योंकि एक तो ये जो पार्लियामेंट सुधार हुए थे, इनमें जो पृथक निर्वाचन आयोग जो पृथक निर्वाचन मंडल जो है, इसकी इसकी व्यवस्था की गई थी, और भी इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। वो प्रावधान आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। उनकी वजह से उग्रवादी, राष्ट्रवादी और आतंकवादी जो है, इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया था। और इसको परिणाम स्वरूप सरकार क्या करती है भाई, इनको रोकने के लिए कठोर और अत्याचारी कानून जो है वो सामने लेकर आ जाती है। 1910 ईस्वी में भारतीय प्रेस एक्ट लेकर आ जाया जाता है ना, जिसमें समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। अब वो कोई रिपोर्ट अगर छापेंगे तो वो सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकती है, उसमें कोई भड़काऊ चीजें नहीं हो सकती है। अगर वो आपको रिपोर्ट छापनी है तो आपको पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ 1911 ईस्वी में राजद्रोह अधिनियम भी ले आया जाता है, सेडिशन एक्ट जो होता है। तो सेडिशन जो है, देशद्रोह, उसका कानून भी 1911 में ले आया जाता है, ताकि अगर कोई भी क्रांतिकारी ऐसा कार्य करता है तो उस पर देशद्रोह का कानून लगाओ, जेल में डालो और स्वाहा कर दो उसका। इस क्रम में 1913 ईस्वी में फौजदारी संशोधन अधिनियम भी ले आया जाता है, जो कि राष्ट्रवादियों के दमन के लिए ही मुख्यतः हुआ करता था, है ना। तो ये देखिए है जॉन मॉर्ले, ये है वायसराय लॉर्ड मिंटो। तो माफ कीजिएगा, हाँ जी। तो ये हुआ कौन करते थे वास्तविकता में? ये जो मार्ले मिंटो हैं, तो इसमें जो मिंटो हैं, मिंटो तो हमारे वायसराय हुआ करते थे। और जो जॉन मार्ले हैं, जॉन मार्ले जो ये हुआ करते थे भारत सचिव। अब आने वाले जितने भी सुधार होंगे उनमें इस प्रकार से जो है नाम इस्तेमाल होगा, मार्ले मिंटो, इस प्रकार से, है ना, क्योंकि ये भारत सचिव हुआ करते थे। और ये तो वायसराय थे, ये लिखा हुआ ही है ना। उसके बाद में आगे आ जाते हैं। हाँ जी, दिल्ली दरबार, 1911 ईस्वी का फिर दिल्ली दरबार आयोजन, इसका आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ब्रिटेन के सम्राट होते हैं जॉर्ज पंचम, और उनकी महारानी मैरी जो है भारत में आती है, उनका आगमन होता है। तो भारत दरबार का जो है वो यहाँ पर आयोजन किया जाता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रही है स्लाइड्स। एक मिनट। हाँ जी, दिल्ली दरबार के बारे में हम देख रहे थे। तो महारानी मैरी और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का आगमन भारत में होता है। और उस टाइम पे वायसराय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग जो होते हैं, क्योंकि 1910 के बाद में लॉर्ड हार्डिंग जो है वो भारत के वायसराय बनते हैं। उन्हीं के काल में 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। और इस समय भारतीयों के विरोध को देखते हुए बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी की जाती है। तो देखिए 1905 ईस्वी में, 16 अक्टूबर 1905 में जिसको लागू कर दिया जाता है, वो यहाँ पर 1911 ईस्वी तक बंगाल का विभाजन चलता है। तो बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द कब कर दिया जाता है? 1911 ईस्वी में।
परंतु अब इसको लागू क्यों किया गया था, किया गया था आपको पता ही है, क्योंकि जो राष्ट्रवादी हैं बंगाली उनको कर्व किया जा सके, उनको रोका जा सके। अब देखिए 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया गया, परंतु इससे तो एक ये वाला तो डर था ही कि वापस से बंगाली जो है वो राष्ट्रवादी वापस से सामने आकर आ जाएंगे और वो तो उसी प्रकार से आंदोलन चलाने लग जाएंगे। तो इसका इन्होंने एक तरीका निकाला कि भैया अब हमारी राजधानी जो है ना वो कलकत्ता है ही नहीं, अब हमारी राजधानी है दिल्ली। तो लो अब बंगाली लोग जो भी राष्ट्रवादी हैं वो जाओ और वहाँ पर जो भी आपको करना करो, क्योंकि राजधानी परिवर्तित होगी तो सारे लोग यहाँ जाएंगे, तो अब वहाँ पर नेता रह के भी क्या करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया, है ना। साथ ही साथ बांग्ला भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया और उड़ीसा और बिहार को भी यहाँ से अलग कर दिया जाता है बंगाल से, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। देखिए भारत के सम्राट है, इनकी महारानी है, और ये लोग भारत में देखिए सब यहाँ पर सिजदा कर रहे हैं। तो ये बंगाल दिल्ली दरबार के बारे में हमने पढ़ लिया। जो अपना राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगान जनगण मन, वो इसी वक्त पहली बार गाया गया था, दिल्ली दरबार में ही गाया गया था, और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, इनके सम्मान में ये गाया गया था। हालांकि कुछ लोग आज ये कहते हैं कि ये जो है इनके सम्मान में गाया गया था, इसको खत्म कर देना चाहिए। हालांकि ये गाया गया था इनके सम्मान में, पर ये जनगण मन में जो भी बातें लिखी है वो सब भारत से रिलेटेड ही सब बातें हैं, तो इसको परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी 2014 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजक कब तक बना रहा, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध तक नहीं। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार के में जो आयोजन हुआ था उसमें कर्जन के अधिनियम को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया था, है ना। तो बिल्कुल यही बात है, जॉर्ज पंचम का जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था उसी वक्त इसको कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, 1947 में बिल्कुल नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं था। तो ये हमने आज देख लिया कि किस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, उसके बाद में सूरत फूट किस प्रकार से होती है, और मुस्लिम लीग का जो है वो गठन या उसकी स्थापना किस प्रकार से होती है, क्या उसके कारण होते हैं। फिर हमने दिल्ली दरबार देख लिया है, कुछ राजद्रोह अधिनियम लाए गए थे उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर ली है। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद के बारे में, यानी एक तो गर्मपंथी है, एक नरमपंथी है, और एक गर्मपंथियों से भी उनके भी बाप हैं जो उनसे भी ज़्यादा हिंसक गतिविधियां अपनाते हैं, उन्हें कहते हैं क्रांतिकारी आतंकवादी, है ना। हालांकि कुछ लोगों को इसमें आपत्ति हो सकती है, परंतु अंग्रेजों की दृष्टि से देखें तो वो क्रांतिकारी आतंकवादी ही हुआ करते थे, और देश के लिए आतंकवादी होना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक पहुँच जाएँ। अगर आपके एग्ज़ाम के सफ़र में थोड़ी सी भी मदद हम कर पा रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा, और बड़े लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।